नमस्कार साथियों, कल अपन बात कर रहे थे मेवाड़ के बारे में। तो मेवाड़ के बारे में बताया था, मेवाड़ के प्राचीन नाम बताए थे, जैसे मेदबाद, शिवी, प्रागवाट, इनके बारे में बात करी थी। उसके बाद अपन बात करते गुहिलादित्य के बारे में बात करे थे। तो वो गुहिलादित्य किसका वंशज था? शिलादित्य का पुत्र था। अब बात करते हैं, उसके बाद में पढ़े थे अपन बप्पा रावल। किसकी बात कर रहे थे? बप्पा रावल की। और बप्पा रावल के बारे में बताया था अपने, इन्होंने हर ऋषि की सहायता से, किसकी सहायता से? हर ऋषि के आशीर्वाद से इन्होंने मेवाड़ पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। मेवाड़ एक जो अभिलेख मिलता है। अब इनके युद्धों के बारे में चर्चा करना बाकी रह गया था। अब एक बार उनके युद्धों के बारे में बात करते हैं। बप्पा रावल के बारे में बात करते हैं पहले। बप्पा रावल, बप्पा रावल, बप्पा रावल, बप्पा रावल के समकालीन, समकालीन शासक। बप्पा रावल के समकालीन शासक कौन कौन से थे? देखो, गुर्जर प्रतिहार शासक, शासक कौन थे? नागभट्ट प्रथम। कौन थे? नागभट्ट प्रथम। और कौन थे? अजमेर व सांबर के, सांबर व अजमेर के शासक थे, शासक थे अजयराज या अजयपाल? अजयराज, अजयराज, अजयपाल। ठीक है। बात करते हैं हाड़ौती की। हाड़ौती के शासक थे धवल। अपन बात करते हैं कहाँ के? मांड, जो वर्तमान में जैसलमेर कहते हैं। जैसलमेर के शासक थे, शासक थे देवराज भाटी। कौन थे? देवराज भाटी। बात करते हैं चालुक्य शासक, शासक थे विजयादित्य, विजयादित्य। ध्यान रखना है, बप्पा रावल के समकालीन, उस समय बप्पा रावल के समय कौन कौन शासक थे? गुर्जर प्रतिहार शासक थे नागभट्ट प्रथम, अजमेर और सांबर के शासक थे अजयराज, हाड़ौती के शासक थे धवल, मांड जो वर्तमान में जैसलमेर पड़ता है उसके शासक थे देवराज भाटी, चालुक्य के शासक थे विजयादित्य। और अपन बात करते दाहिर सेन का पुत्र, सेन का पुत्र जय सिंह। दाहिर सेन का पुत्र कौन था? जय सिंह। अब लोग पता है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया? दाहिर दाहिर सेन पे आक्रमण किया, दाहिर सेन पे आक्रमण किया। और दाहिर सेन पर आक्रमण किया और यहाँ पर क्या हुआ? पहला मुस्लिम आक्रमण माना जाता है। तो उसका जो पुत्र था जय सिंह, किसके काल का था? तो बप्पा रावल के समय का था। और ये पूरे ही मिल करके जो अरबी आक्रांताओं को, अरबी आक्रांताओं को खदेड़ने में किसकी मदद करे? अरबी आक्रांताओं को भारत से खदेड़ने के लिए पूरे एकजुट थे। कौन से? एक तो बप्पा रावल, नागभट्ट प्रथम, अजयराज, अजयपाल, धवल, देवराज भाटी, विजयादित्य और जय सिंह। ऐसे पूरे शासक, पूरे प्रतापी पराक्रमी शासक, पूरे ही विदेशी आक्रांता जो अरबी आक्रांताओं के आक्रमणों का मुकाबला कर रहे थे, डटकर मुकाबला कर रहे थे। ठीक है। और उस समय जब अरबी आक्रांता आ रहे थे, उसमें भी ये मूर्ति पूजा, जब हिंदू जो धर्म के रीति रिवाज थे वो चालू थे इनके समय में। ठीक है। अपन बात करते हैं बप्पा रावल द्वारा लड़े गए युद्ध। बप्पा रावल द्वारा लड़े गए युद्ध। बप्पा रावल द्वारा लड़े गए युद्ध। अपन बात करते हैं पहले इराक के शासक हज्जात को पराजित किया, पराजित किया किया।
गजनी के शासक सलीम को पराजित कर उसकी पुत्री से विवाह कर अपने भांजे को गजनी का प्रशासक नियुक्त किया। ठीक है, और बात करते हैं किन्होंने बप्पा राव ने मोहम्मद बिन कासिम को पराजित किया। मोहम्मद बिन कासिम को क्या किया? पराजित किया। और बात करते हैं इन्होंने सिंध प्रांत के गवर्नर जुनैद व तमीम को पराजित किया। किन्होंने पराजित किया? तो बप्पा राव ने। ठीक है, तथा पाकिस्तान में, कहाँ पर? पाकिस्तान में रावलपिंडी, रावल का मतलब होता है राजा महाराजा और पिंड का मतलब होता है पंजाब में शहर, तो रावलपिंडी, जो रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे कहते हैं? संयुक्त को। तो रावलपिंडी, पाकिस्तान में रावलपिंडी शहर बसाया। किन्होंने बसाया? इन्होंने। ध्यान रखना, बप्पा रावल का अधिकार ईरान, इराक, कश्मीर तक था, आदि स्थानों तक था। स्थानों को खुरासान आदि स्थानों पर था। ठीक है, तो इराक के शासक थे हज्जाज को पराजित किया, गजनी के शासक सलीम को पराजित कर उसकी पुत्री से विवाह कर अपने भांजे को गजनी का प्रशासक नियुक्त किया और वहां पर सैनिक टुकड़ी की स्थापना की। इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को पराजित किया। सिंध प्रांत के गवर्नर जुनैद और तमीम को क्या किया? इन्होंने पराजित किया। किन्होंने? बप्पा रावल ने। और बात करें पाकिस्तान में रावलपिंडी शहर बसाया, कि इन्होंने बसाया? तो बप्पा रावल ने। बप्पा रावल का अधिकार ईरान, इराक, कश्मीर, खुरासान आदि स्थानों पर था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं बप्पा रावल क्या बने थे? शासक बने थे। किसके आशीर्वाद से? हारित ऋषि के आशीर्वाद से। किसके आशीर्वाद से? हारित ऋषि के आशीर्वाद से। तो हारित ऋषि के आशीर्वाद से बने। तो किसको चित्तौड़ पर अधिकार किसका? उसमें चित्तौड़ पर अधिकार था मानमोरी का। किसका अधिकार था? मानमोरी को पराजित किया किसने? बप्पा रावल ने। ठीक है, तो इस बात की जानकारी कि बप्पा रावल ने मानमोरी को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, इस बात की जानकारी कौन देता है? तो ध्यान रखना, मानमोरी शिलालेख देता है। मानमोरी शिलालेख पिटोली गांव चित्तौड़गढ़ का था और इसमें समुद्र मंथन की जानकारी मिलती है। 4 मौर्य शासकों की महेश्वर, भीम, भोज, मान के बारे में जानकारी मिलती है और इसमें इस बात की जानकारी मिलती है कि बप्पा रावल ने किसको पराजित किया? तो मानमोरी को पराजित किया। ठीक है, आगे लिख लेते हैं। बप्पा रावल हारित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ के शासक बने। वह चित्तौड़ पर मानमोरी को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार
कहते हैं कि मानमुरी चित्तौड़ के शासक थे और मेवाड़ पर अधिकार किसका था, बप्पा का अधिकार था। और अरबी आक्रांता आक्रमण कर रहे थे बार बार, पर अरबी आक्रांता आक्रमण कर रहे थे तो मानमुरी अपने सामंतों को अरबियों से लड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं लड़ते हैं। तो फिर मानमुरी लड़ता है किनसे, अरबी आक्रांताओं से, और अरबी आक्रांताओं को पराजित करके कौन आ जाता है, तो बप्पा रावल पराजित करके आ जाता है। बाद में क्या होते हैं, जो मानमुरी के सामंत थे बप्पा रावल को क्या अपना राजा मान लेते हैं और उसको पद से हटा देते हैं, किसको, तो मानमुरी को। ठीक है, ये ध्यान रखना, कुछ इतिहासकार ऐसे मानते हैं। अपने को ध्यान रखना, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। इस बात की जानकारी, इस बात की जानकारी कौन सा शिलालेख, मानमुरी शिलालेख, मानमुरी शिलालेख देता है, शिलालेख देता है। ये मानमुरी शिलालेख कहाँ का है, तो पुठोली गांव चित्तौड़ का है। कहाँ का है, पुठोली चित्तौड़गढ़ का है। पुठोली चित्तौड़गढ़ का है। अपन बात करते हैं, पुठोली चित्तौड़गढ़ का है। इसमें 4 मौर्य शासकों के बारे में बताया गया। मौर्य या मोरी, मौर्य एक ही बात है। मौर्य शासकों के बारे में, शासकों के बारे में बताया गया, ठीक है। अब 4 मौर्य शासकों, महेश्वर, दूसरा था भीम, तीसरा भौम, महेश्वर, भीम, भोज, और चौथा मान। ठीक है, इसमें ही इस शिलालेख में समुद्र मंथन के बारे में जानकारी है, समुद्र मंथन के बारे में जानकारी। ठीक है, इसी शिलालेख में, कौन शिलालेख में, यह शिलालेख भारी होने के कारण तोड़ने ने इंग्लैंड ले जाते समय इसे कहाँ फेंक दिया था, समुद्र में फेंक दिया था। तो इस बात की जानकारी की मानमुरी को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया किसने, बप्पा रावल ने। ठीक है, जो बप्पा की उपाधि किसने दी थी, तो हरित ऋषि ने उपाधि दी थी। हरित ऋषि पाशुपत या लकुली संप्रदाय के क्या थे, पुजारी थे। उन्होंने भगवान शिव की पूजा करते थे। ठीक है, आगे चलते नेक्स्ट। अब बात करते हैं बप्पा रावल की उपाधि। किसकी उपाधि, बप्पा रावल की उपाधि। पहले बात करते हैं हिंदुजा सूरज, दूसरा बात करते हैं राजगुरु, तीसरी बात करते हैं चकवे मतलब चक्रवर्ती, चारों दिशाओं को जीतने वाला, चकवे का मतलब चक्रवर्ती। ठीक है, सीवी वेद, ठीक है, चिंतामणि विनायक वैद्य ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टल की उपाधि दी। क्या दी, चार्ल्स मार्टल की उपाधि दी। चार्ल्स मार्टल कौन थे, तो ये चार्ल्स मार्टल की उपाधि दी। चार्ल्स मार्टल फ्रांसीसी सेनापति थे। क्या थे, फ्रांसीसी सेनापति थे, जो कि यूरोप में, किसमें, यूरोप में अरबी आक्रमणकारियों का
कार्यों का सफाया किया। उसी प्रकार भारत में किसने? बप्पा रावल ने अरबी आक्रांताओं का सफाया किया। ठीक है, क्या किया? जिस प्रकार फ्रांस में जो चार्ल्स मार्टेल था, जो यूरोप में अरबी आक्रमणकर्ताओं का सफाया किया, उसी प्रकार बप्पा रावल ने भारत में क्या किया? जो अरबी आक्रांताओं का क्या किया? सफाया किया, उनको पराजित किया। तथा जो उस समय जो धर्म प्रचलन की प्रथा तेजी से चल रही थी, हिंदू को मुस्लिम नहीं मनाया जा रहा था, मूर्ति पूजा का विरोध किया जा रहा था, तो ये पूरा काम मतलब कि उस समय बप्पा रावल मूर्ति पूजा करवा रहे थे और हिंदू धर्म की जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ा रहे थे। तथा उस समय में खलीफाओं में भी उतनी हिम्मत नहीं थी कि अपना वो हिंदुओं का धर्म परिवर्तित करा दी। किसके समय में? बप्पा रावल के समय। ठीक है, बप्पा रावल की मृत्यु। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार खुरासान में हुई। कहाँ हुई? खुरासान में हुई। ठीक है, बात करते हैं वैसे गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इनकी मृत्यु नागदा उदयपुर में हुई। कहाँ हुई? नागदा उदयपुर में हुई। तथा समाधि एकलिंग महादेव मंदिर के उत्तर में 30 किलोमीटर दूर नागदा में। ठीक है, और बात करते हैं बप्पा रावल। किसकी बात कर रहे थे? बप्पा रावल की। तो बप्पा रावल के समय 115 ग्रेन का सोने का सिक्का मिला था। उस सोने के सिक्के पर बप्पा, त्रिशूल, गाय, मछली, बप्पा, शिव, नंदी आदि का चित्रण था। याद रखना, बप्पा जो सोने के सिक्का चलाया था 115 ग्रेन का था सोने के सिक्के, उसमें बप्पा, त्रिशूल, गाय, मछली, नंदी आदि का चित्रण था। ठीक है, आगे चलते। बप्पा का पुत्र था खुमान। पुत्र कौन था? खुमान। खुमान के बाद में पुत्र शासक होता भरतपष्ट। ठीक है, भरतपष्ट के बाद में शासक होता है कौन? मत्तट के बाद में शासक होता है भरतभट्ट द्वितीय। इसके बाद में शासक बनता है अल्लट। कौन बनता है शासक? अल्लट। ध्यान रखना, तो अल्लट किसके पुत्र थे? भरतभट्ट सेकेंड के। एक क्वेश्चन ध्यान रखना, जो इतिहास में उसी का नाम होता है जो कुछ करके गया है। तो बप्पा रावल के बाद में आता है पुत्र खुमान,
भरत भट्ट फर्स्ट, उसके बाद मत्था शासक बनता है, उसके बाद भरत भट्ट सेकेंड बनता है और फिर बाद में अल्लट बनता है। तो बात करते हैं अल्लट की, बात करते हैं किसके बारे में बात करेंगे, अल्लट के बारे में। अल्लट, अल्लट क्या तुम्हें इसका नाम है, क्या तुम्हें आलू रावण कहते हैं, क्या कहते हैं, आलू रावण, आलू रावण कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, क्या तुम इसे क्या कहते हैं, आलू रावण कहते हैं। और पिता का नाम, पिता थे भरत भट्ट सेकेंड, भरत भट्ट सेकेंड। ठीक है, अपना बात करते हैं माता का नाम, माता है महालक्ष्मी। ठीक है, किसके अनुसार, सारणेश्वर प्रशस्ति के अनुसार, सारणेश्वर प्रशस्ति के अनुसार, माता का नाम क्या बताया, महालक्ष्मी। और पुत्र था नरवाहन, पुत्र का नाम क्या बताया था, नरवाहन। ये दोनों ही बातें कि पिता का नाम, माता का नाम महालक्ष्मी और पिता का नाम क्या, सॉरी पुत्र का नाम क्या, नरवाहन। दोनों कौन सी प्रशस्ति बताया गया, सारणेश्वर प्रशस्ति। ये सारणेश्वर प्रशस्ति किसकी है, सारणेश्वर मंदिर, सारणेश्वर मंदिर कहाँ है, उदयपुर में, उदयपुर की प्रशस्ति है, उदयपुर की ध्यान सुनना। भगवान शिव का मंदिर है, वहां पे इसकी प्रशस्ति लगी हुई है, लेकिन पता चलता है कि सारणी प्रशस्ति में जो लिखा हुआ है कि वराह मंदिर की प्रशस्ति थी, ये मूलतः ये किसकी प्रशस्ति थी, मूलतः वराह मंदिर की प्रशस्ति थी। किसकी प्रशस्ति थी, वराह मंदिर की प्रशस्ति थी, जिसका निर्माण किसने, अल्लट ने करवाया, अल्लट ने अहाड़ उदयपुर में करवाया, अहाड़ उदयपुर में करवाया। ठीक है, तथा इस प्रशस्ति से ही अल्लट के नौकरशाही शासन की, कौन शासन की, ब्यूरोक्रेट शासन, नौकरशाही शासन की जानकारी मिलती है। तो नौकरशाही कैसे, देखो मंत्री थे, इसके मंत्री थे जैसे विशगधिराज मतलब औषधियों का जानकार, औषधियों का भाई आयुर्वेदाचार्य, औषधियों का जानकार। ठीक है, अमात्य, ठीक है, एक्सपर्टलीक, ठीक है, संधि विग्रह, युद्ध में संधि विग्रह, युद्ध में संधि करने वाला, ठीक है, एक्सपर्टलीक जो आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला, अपन बात करते हैं अमात्य प्रमुख मंत्री। ठीक है, ध्यान रखना, देखो ख्यातों के अनुसार अल्लट को क्या कहा जाता है, आलू रावल कहा जाता है। ये पिता किसके थे, भरतपुर सेकेंड इसके पिता थे, किसके, अल्लट के। माता कौन थी, महालक्ष्मी के बारे में, और पुत्र था नरवाहन, इसके बारे में कौन सी प्रशस्ति बताती है, सारणेश्वर प्रशस्ति, जो कहाँ लगी हुई है, सारणेश्वर मंदिर कहाँ पर, उदयपुर में। जबकि वास्तव में मूलतः ये वराह मंदिर की प्रशस्ति, वराह मंदिर का निर्माण, वराह मंदिर किसको, भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है, और सारणेश्वर मंदिर किसको समर्पित होता है, भगवान शिव को समर्पित होता है। वराह मंदिर की प्रशस्ति है जिसका निर्माण अल्लट ने कराया, कहाँ पे, आहड़ उदयपुर में। इस प्रशस्ति से अल्लट के नौकरशाही शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। ब्यूरोक्रेट रखे थे किसने,
अल्लठ ने। तो जैसे कैसे विशक्तिराज औषधियों का जानकार थे, अमात्य प्रमुख मंत्री थे, अष्टपटलिक आय व्यय का क्या करने वाले, ब्यौरा रखने वाले थे, संधि विग्रह जो अपने युद्ध में संधि रखने वाले थे, और बांदीपति इनके बारे में बताया गया। ये क्या थे, मंत्री थे, मंत्री थे कि बांदीपति, ये सब इस प्रकार नौकरशाही के बारे में बताया गया। कौन सी प्रशस्ति में, सारणेश्वर प्रशस्ति में। अपन बात करते हैं सारणेश्वर प्रशस्ति की, बात करते हैं। इसी प्रशस्ति के अनुसार किसने, अल्लठ ने जगतगांव उदयपुर में, जगतगांव कहां पर, उदयपुर में, जगत अंबिका माता के मंदिर का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। ठीक है, तो इस प्रशस्ति, कौन सी प्रशस्ति के, सारणेश्वर प्रशस्ति के अनुसार अल्लठ ने क्या हुआ, जगतगांव उदयपुर में जगत अंबिका माता के मंदिर का निर्माण करवाया। तो क्वेश्चन आता है, और जिसे इस जगत अंबिका माता मंदिर को मेवाड़ का क्या कहते हैं, मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं, राहो कहते हैं। किसे, अंबिका माता के मंदिर को क्या कहते हैं, मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। खजुराहो क्या होता है, जो मध्य प्रदेश से एमपी में भगवान के जो मूर्तियां हैं, जो नग्न मूर्तियां होती है, उसे खजुराहो कहा जाता है। खजुराहो एमपी में है। ठीक है, उसी प्रकार की उसकी जैसी ही मूर्तियां अगर राजस्थान में है, मेवाड़ में कहाँ पर है, तो मेवाड़ में अंबिका माता के मंदिर में। बात करते हैं राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, किराड़ू बाड़मेर को। अपन बात करते हैं हाडोती का खजुराहो किसे कहते हैं, तो बनदेवरा बारा को। ठीक है, अपने को जब मंदिर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, अभी आपको ये समझना, मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं, जगत अंबिका माता के मंदिर को कहते हैं। और इसमें सारणेश्वर प्रशस्ति के अनुसार इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो अल्लठ ने करवाया। किसने करवाया, अल्लठ ने करवाया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पिता हो गए, ये हो गए। अब बात करते हैं पत्नी। पत्नी कौन थी, हरिया देवी। पत्नी कौन थी, हरिया देवी, जो क्या थी, हुण राजकुमारी थी, हरि थी। तथा माता की गोत्र, माता की गोत्र तो माता थी महालक्ष्मी, उसकी गोत्र राष्ट्रकूट बताई गई, राष्ट्रकूट बताई गई। किसके कौन सी प्रशस्ति, इन दोनों के बारे में आठपुर लेख बताता है। कौन सा लेख बताता है, आठपुर लेख बताता है। ठीक है, ये लेख किसका है, शक्ति कुमार का लेख है, शक्ति कुमार का लेख है। इस लेख में, आठपुर लेख में किसकी पत्नी का नाम क्या था, हरिया देवी, जो हुण राजकुमारी थी, और माता की गोत्र राष्ट्रकूट बताई गई है। किसके लेख में, आठपुर लेख में। ध्यान रखना, अल्लठ ने प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किया, क्या किया, अंतरराष्ट्रीय विवाह। ध्यान रखना, राजस्थान का प्रथम शासक जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय विवाह किया, विदेशी से विवाह किया। विदेशी कौन थी, हुण राजकुमारी, क्या नाम था, हरिया देवी से शादी की। और बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना से क्या किया, विवाह किया, अंतरराष्ट्रीय विवाह। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाला भारत का प्रथम शासक तो चंद्रगुप्त मौर्य, और प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाला राजस्थान का प्रथम शासक कौन था, हरिया देवी। ध्यान रखना, सॉरी अल्लठ, जिसने हरिया देवी से विवाह किया, हरिया देवी ने, किसने, हरिया देवी ने हर्षपुर बसाया। क्या बसाया, हर्षपुर बसाया। ध्यान रखना, हरिया देवी ने क्या बसाया, हर्षपुर बसाया। ठीक है, यह है अल्लठ के बारे में। अब बात करते हैं शक्ति कुमार। इसके बाद में शासक कौन बनेगा, शक्ति कुमार के समय मुंज परमार ने, किसने, मुंज परमार ने चित्तौड़ पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ध्यान रखना, राजधानी बप्पा रावल की राजधानी क्या थी, एक बार लिख लेते हैं कहीं,
बता दिया होगा मैंने वैसे, लेकिन फिर भी लिख लो। बप्पा रावल ने अपनी राजधानी क्या बनाई, तो नागदा। कहाँ बनाई, नागदा। ठीक है, तो सब एक बार पूरी राजधानी लिख लो, किसके समय में, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होगा, ध्यान रखना। राजधानियाँ, एक बार राजधानी लिख लो साइड में, राजधानियाँ। देखो बप्पा रावल ने, किसने, बप्पा रावल ने कहाँ पर राजधानी बनाई, किसको राजधानी बनाई, नागदा को। ठीक है, उसके बाद में शासक आते हैं कौन, सॉरी हाँ, अल्लठ ने। एक एक चीज और लिख लो, 1 मिनट, इसको शक्ति मार्ग को मिटाते हैं एक बार। अल्लठ ने, किसने, अल्लठ ने राजधानी बनाई, अल्लठ ने राजधानी बनाई, किसको बनाई, आहड़ को। ध्यान रखना, आहड़ को क्या बनाई, राजधानी बनाई, आहड़ को, ध्यान रखना। तो देखो अब देखो, अब बात करते हैं अल्लठ। अल्लठ ने राजधानी बनाई आहड़ को, किसको बनाई, आहड़ को। फिर बात करते हैं बाद में, जयद्रथ सिंह नाम का शासक होता है। जयद्रथ सिंह किसको शासक बनाता है, राजधानी बनाता है चित्तौड़ को। किसको बनाता है, चित्तौड़ को। उसके बाद में शासक होते हैं उदय सिंह। उदय सिंह, उदय सिंह, उदय सिंह पहले तो उदयपुर को बनाता है राजधानी, उसके बाद में क्या होता है, गोगुंदा चले जाते हैं, गोगुंदा को बनाते हैं, गोगुंदा। बात करते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप राजधानी किसको बनाते हैं, पहले तो कुंभलगढ़ को बनाते हैं, कुंभलगढ़ राजधानी होती है। उसके बाद में चावंड को बनाते हैं, किसको बनाते हैं, चावंड को बनाते हैं। और जो इसके बाद में भीम सिसोदिया होते हैं, जो क्या करते हैं, ईआईसी के साथ सहायक संधि करने वाले मेवाड़ के शासक कौन थे, भीम सिसोदिया। ये क्या करते हैं, उदयपुर को क्या बनाते हैं, राजधानी बनाते हैं, उदयपुर को राजधानी बनाते हैं, राजधानी। ध्यान रखना, ये चीज थोड़ा साइड में नोट कर लेना कि बप्पा रावल राजधानी किस कहाँ पे बनाते हैं, नागदा बनाते हैं, अल्लड़ कहाँ बनाते हैं, आहड़ बनाते हैं, जयद्रथ सिंह चित्तौड़ को बनाते हैं, उदय सिंह उदयपुर, गोगुंदा को बनाते हैं, महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ और चावंड को राजधानी बनाते हैं, और भीम सिसोदिया उदयपुर को क्या बनाते हैं, राजधानी बनाते हैं। तो देखो अल्लड़ ने राजधानी कहाँ बनाई, आहड़ को बनाई। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, शक्ति कुमार की। एक बार शक्ति कुमार के बारे में देख लेते हैं। शक्ति कुमार, शक्ति कुमार, शक्ति कुमार के समय किसने, मुंज परमार ने, मुंज परमार ने किस पर, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। किस पर, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया, चित्तौड़ पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। मुंज परिवार का भाई था नवशंशांक, भाई था नवशंशांक, नवशंशांक। इसका जो पुत्र था उसका नाम था भोज परमार। क्या नाम था, भोज परमार, भोज परमार। भोज परमार इसका इसके भाई का नाम, भाई के पुत्र का नाम था भोज परमार। इसने क्या करते हैं, ये क्या करता है, चित्तौड़ में, कहाँ पर, चित्तौड़ में। देखा एक बार पहले, एक बार देख लेते हैं। मुंज परमार ने चित्तौड़ पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। शक्ति कुमार की सहायता, सहायता, सहायता राष्ट्रकूट शासक धवल ने की थी। किसने की थी, धवल ने की थी, की थी। अब इस पे अधिकार किसका हो गया, परमार का अधिकार हो गया। तो नवशंशांक था इसका भाई, किसका, मुंज परमार का। उसका पुत्र था भोज परमार। भोज परमार ने चित्तौड़ में भोजसर तालाब, तालाब वह जो बप्पा रावल ने एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। तो समदेश्वर, एक जो समदेश्वर महादेव का मंदिर, समदेश्वर महादेव मंदिर, जो एकलिंगनाथ जी का मंदिर था उसका नाम बदल करके, किसका नाम बदल करके, भोज परमार ने एकलिंगनाथ जी का, नाथ जी के मंदिर का क्या करके, नाम बदल करके क्या कर दिया, समदेश्वर महादेव मंदिर कर दिया। किसने, इसने। बाद में कुमारपाल आता है, मैंने बताया था कुमारपाल आता है तो इस मंदिर का नाम करके क्या कर देता, त्रिभुवन कर देता। तो लिख लो, बाद में कुमारपाल क्योंकि क्या था, चालुक्य वंश, चालुक्य शासक का, शासक ने इस मंदिर का
मंदिर का नाम क्या कर देता है, इस मंदिर का नाम क्या कर देता है, त्रिभुवन नारायण कर देता है, त्रिभुवन नारायण मंदिर मंदिर। ठीक है। बाद में मोकल जिसकी चारों तरफ प्रकोटा बनाते हैं मोकल मंदिर निर्माण कर देते हैं। और जिसको वर्तमान स्वरूप कौन किसने दिया था, वर्तमान स्वरूप किसने दिया था, तो वर्तमान स्वरूप अपने राज सिंह जी ने दिया था। किसके, एकलिंगनाथ जी के मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसने दिया था, राज सिंह जी ने दिया था। कुछ काम रायमल जी ने भी करवाया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट शासक होते हैं कौन, वेरी सिंह। वेरी सिंह इन्होंने आहड़ के चारों ओर, आहड़ के चारों ओर परकोटे का निर्माण कराया। चारों ओर क्या किया, परकोटे का निर्माण कराया। किसने, वेरी सिंह ने परकोटे का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। ठीक है, आहड़ के चारों ओर क्या करा, प्रकोटे का निर्माण करवाया। किसने, वेरी सिंह ने। पर बात करते हैं, एक शासक होते हैं रण सिंह या करण सिंह। रण सिंह और करण सिंह, इसके दो, इसमें दो पुत्र होते हैं। एक तो था सेम सिंह, क्या नाम था, सेम सिंह पुत्र। दूसरे पुत्र का नाम था राहब। राहब, राहब कौन से गांव के थे, सिसोदा ग्राम, सिसोदा ग्राम, ग्राम के जागीरदार बने। सिसोदा ग्राम के जागीरदार बने। ठीक है, अपन बात करते हैं इधर, शेम सिंह मेवाड़ के शासक बने। कहाँ के शासक बने, मेवाड़ के शासक बने। इनकी शाखा रावल शाखा कहलाई, रावल शाखा कहलाई, कहलाई। और इनकी शाखा क्या कहलाई, राणा शाखा कहलाई। क्या कहलाई, राणा शाखा कहलाई। तो कालांतर में एक शासक आएंगे रतन सिंह, जो अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसी युद्ध में जो सिसोदा ग्राम के थे जागीरदार थे लक्ष्मण सिंह सिसोदा, क्या नाम था, लक्ष्मण सिंह सिसोदा। लक्ष्मण सिंह सिसोदा अपने 7 पुत्रों के साथ में लड़ते हुए किसके खिलाफ, अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ, किसकी सहायता करते हुए, राव रतन सिंह की सहायता करते हुए क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। राहब के बारे में, सिसोदा ग्राम के बारे में कहा जाता है कि राहब बचपन में तो काशी हो गई थी, तो उसको दारू पिला दिया गया। दारू पिला दिया गया तो ठीक हो गया। जब इसको पता चला कि, जब कहते हैं एकलिंग जी के दीवान, क्या कहते हैं, एकलिंग जी के दीवान कहा जाता है मेवाड़ के शासकों को। एक बार साइड में लिख दूंगा, बताऊंगा अभी आपको, एकलिंग जी के दीवान कि मेवाड़ के शासक स्वयं को क्या मानते थे, एकलिंग जी का दीवान मानते थे। और राजा किसको मानते थे, मेवाड़ का एकलिंग जी को मानते थे। ठीक है, तो वहां पर क्या, इसको क्या पिला दिया गया, दारू पिला दिया गया काशी ठीक करने के लिए। इसको पता चला तो ये शीशा क्या हो गया, शीशे नंगलगिरी अपनी आत्महत्या कर लेता। कौन, राहब। इसलिए इस गांव का नाम क्या पड़ा, सिसोदा पड़ा। ठीक है, अलग अलग इतिहास अलग अलग बोलते हैं, ध्यान रखना। तो सिसोदा गांव के जागीरदार थे ये कौन, राहब। तो राणा शाखा कहलाई और सिसोदिया कहलाई। क्या कहलाई, सिसोदिया, सिसोदिया कहलाई, सिसोदिया कहलाई। एक बार एक और साइड में एक चीज को लिख लो कि जैसे मेवाड़ के शासक, किसके शासक, मेवाड़ के शासक, नोट लगा लो, मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को, किसको, एकलिंग जी को दीवान मानते थे। दीवान, एकलिंग जी को मेवाड़ के शासक मानते थे, कि शासक मानते थे, वह स्वयं को दीवान मानते थे। क्या मानते थे, दीवान मानते थे। मेवाड़ के शासक स्वयं को क्या मानते थे, दीवान मानते थे। ठीक है, तथा मंदिर में तलवार के स्थान पर, किसके स्थान पर, तलवार के स्थान पर छड़ लेकर युद्ध या फिर
युद्ध की आज्ञा मानते थे, आज्ञा मांगते थे, जिसे आस का लेना कहते हैं। क्या कहते हैं? आस का लेना कहते हैं। वापस सुन लो। मेवाड़ के शासक स्वयं को तो क्या मानते थे? दीवान मानते थे, किसका? एकलिंग जी का। और मेवाड़ का शासक किसको मानते थे? एकलिंग जी को शासक मानते थे। तो मंदिर में मूर्ति के मंदिर में क्या होते थे? तलवार के स्थान पर छड़ लेके जाते थे और युद्ध की या फिर कोई भी चीज की क्या मांगते थे? आज्ञा मांगते थे। उसे बोलते हैं आस का लेना। क्वेश्चन आता है आस का लेना क्या है, तो ये समझ में आ गया। अपन बात करते हैं, एक बार एक चीज और लिख लेते हैं, उसके बाद में वापस चालू करेंगे। देखो, कुल देवता, एक बार बात कर लेते हैं मेवाड़ के कुल देवताओं की। मेवाड़ का कुल देवता कौन है? मेवाड़ का कुल देवता है एकलिंग नाथ जी। कौन है? एकलिंग नाथ जी। ठीक है। कुलदेवी कौन है? बाण माता। कौन सी माता है? बाण माता। ठीक है। अपन बात करते हैं कुल देवता हो गया, कुल देवी होगी। अपन बात करते हैं आराध्य देवता। कुल देवता मतलब कि अपने पूरे कुल का एक ही देवता। और आराध्य देवता, जैसे मैं किसी को मानने लग जाऊं और कोई राजा किसको मानने लग जाए। आराध्य देवता क्या थी? गडव गौर राजसमंद। गडव गौर चारभुजा नाथ जी। और अपन बात करते हैं आराध्य देवी कौन सी थी? तो गडव गौर माता। आराध्य देवी कौन सी थी? गडव गौर माता। ये भी कहाँ है? राजसमंद में। ठीक है। कहाँ पर? राजसमंद में। ठीक है। तो मेवाड़ का कुल देवता कौन थे? मेवाड़ वासियों का एकलिंग नाथ जी, कुलदेवी बाण माता, आराध्य देवता गडव गौर राजसमंद चारभुजा नाथ जी, और आराध्य देवी कौन सी थी? गडव गौर माता राजसमंद में। अपन बात करते हैं, एक और बात कर लेते हैं, इसका धर्म वाक्य। राजधर्म वाक्य क्या लिखा हुआ है? जो दृढ़ राखे धर्म, तिहि राखे करतार। ये क्या है? राजधर्म है। किसका? राजधर्म वाक्य है। किसका? मेवाड़ शासकों का। ठीक है। हम बात करते हैं झंडे। जो मेवाड़ जो शासक का झंडा था प्रताप के समय में, किसके समय में? महाराणा प्रताप के समय झंडा कैसा था? एक तो सूर्य का अंकन था, ऊपर सूर्य का अंकन, नीचे कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। किसकी भाषा में? संस्कृत भाषा में अते लिखा हुआ। अते लिखा हुआ। एक तरफ राणा शाखा के सरदार का शासक तलवार लिए हुए, दूसरी तरफ भील सरदार क्या लिए हुए? भाला लिए हुए। ठीक है। लिए हुए। ध्यान का राजधर्म क्या था? जो दृढ़ राखे धर्म, तिहि राखे करतार। और झंडा को किसके समय? प्रताप के समय सूर्य का अंकन था, नीचे संस्कृत भाषा में अतः लिखा हुआ था। एक तरफ राणा शाखा का शासक तलवार लिए हुए, और एक बात करते भील सरदार जो क्या लिए हुए थे? भाला लिए हुए। संभवतः मानते हैं कि राणा प्रताप के समय का विकसित हुआ झंडा है, तो पूंजा भील होगा। अपने को ध्यान रखना है। अपन बात कर रहे थे, नोट लगा के लिख लेना है साइड में। देखो, अब बात कर रहे थे रण सिंह रावल शाखा कहलाई, और ये क्या कहलाई? राणा शाखा सिसोदा शाखा कहलाई। ठीक है। अपने को ये बाद में बात करूंगा मैं इनकी राणा शाखा के बारे में। क्योंकि जब रतन सिंह को मरने के बाद में वापस राणा शाखा का शासक होता है राणा हमीर, और वो क्या करता है? यहाँ पर जो शासक होते हैं बनवीर सोनगरा, कौन था? बनवीर सोनगरा को पराजित करके और वापस मेवाड़ पर किसका अधिकार हो जाता है? राणाओं का अधिकार हो जाता है। तो इसके बारे में बात करेंगे अपन नेक्स्ट। अभी
बात करते हैं अपन इसकी, रावल शाखा की बात कर रहे थे अपन, किसकी बात कर रहे हैं, रावल शाखा का शासक था सेम सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं आगे। अपन बात करते हैं सामंत सिंह। सामंत सिंह, सामंत सिंह की बात करते हैं तो सामंत सिंह क्या हुआ 1177-78 में, 1177-78 में क्या हुआ, किससे पराजित हुआ, तो मैंने बोला जालोर के शासक कीर्तिपाल से क्या हुआ, ये पराजित हुआ। और कीर्तिपाल ने क्या हुआ, मेवाड़ पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। मेवाड़ पर मतलब आहड़ पर अधिकार कर लिया, आहड़ पर अधिकार कर लिया, मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अपन बात करते हैं बाद में, उसका जो भाई होता है, छोटा भाई था ये कुमारपाल, सॉरी कुमार सिंह। कुमार सिंह क्या करता है, वापस इस पर अधिकार कर लेता है, किसको, कीर्तिपाल को पराजित करके वापस किस पर अधिकार कर लेता है, मेवाड़ पर अधिकार कर लेता है, अर्थात आहड़ पर अधिकार कर लेता है। तो सामंत सिंह क्या होते हैं, सामंत सिंह कौन थे, ये भी बताया था, तराइन का प्रथम युद्ध पढ़ाया था, तराइन पढ़ाया था। तब पृथ्वीराज चौहान तृतीय का बहन पृथ्वीबाई प्रभा का हस्बैंड था कौन, सामंत सिंह। और तराइन के प्रथम युद्ध में लड़ते हुए क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये दोनों चीजें समझ आ गई। अपन बात करते हैं सामंत सिंह, फिर क्या होता है, सामंत सिंह यहाँ से कहाँ चल जाता है, बागड़ चल जाता है। कहाँ चल जाता है, बागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा चल जाता है। तो जो वगपट्टक जो वर्तमान में बड़ौदा है, उसको क्या बनाता है, राजधानी बनाता है। ठीक है, तो एक बार इसके बारे में लिख लेते हैं। 1177-78 में किससे, कीर्तिपाल से पराजित, कीर्तिपाल से पराजित। ठीक है, कीर्तिपाल से क्या हुआ, पराजित हुआ। कहाँ चले गए, वागड़ चले गए, वागड़ चले गए। वह वगपत्रक, वगपत्रक को क्या बनाया, पट्टक, पट्टक जो वर्तमान में क्या है, बड़ौदा, बड़ौदा को क्या बनाई, राजधानी, राजधानी। ठीक है, बात करते हैं किसके, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, राज चौहान तृतीय के बेनोई, बेनोई और क्या थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बेनोई थे, तथा इसमें तराइन के प्रथम युद्ध में वीर गति को प्राप्त, इसको प्राप्त वीर गति को प्राप्त। ठीक है, किसके बारे में, सामंत सिंह के बारे में। अब देखो इसके बाद में शासक कौन बनता है, कुमार सिंह। कौन बनता है शासक, कुमार सिंह। कुमार सिंह क्या करता है, कीर्तिपाल को, इसको कीर्तिपाल को पुनः पराजित कर मेवाड़ पर अधिकार, मेवाड़ के समय आहड़ पर अधिकार, ठीक है, आहड़ पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है, कौन, कुमार सिंह। अपन बात करते हैं नेक्स्ट, तो क्वेश्चन आता है बागड़ में गुइल वंश के संस्थापक कौन था, तो सामंत सिंह था। कौन था, सामंत सिंह। बात करते हैं जैतर सिंह। ठीक, अब बात करते हैं अपन किसकी, जैतर सिंह की बात करते हैं। मध्यकालीन मेवाड़ के शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, इसको 5 आंखों का शासक, 5 आंखों वाला शासक भी कहा जाता है। ठीक है, इसने इल्तुतमिश को पराजित किया। और इस बात की जानकारी जय सिंह सूरी का ग्रंथ हमीर मर्दन देता है। उन्होंने अपनी राजधानी चेंज की, कहाँ पर, चित्तौड़ में राजधानी बनाई। ठीक है, और इसके बारे में और बात करते हैं, नासुद्दीन महमूद और बलबन ने इस पर आक्रमण किए थे, और इसने देवपाल परमार को पराजित किया। नाडोल के साथ उदय सिंह को पराजित करके अपनी पुत्री उदय सिंह जो चौहान था नाडोल के, उसकी पुत्री रुगा देवी का विवाह अपने पुत्र तेज सिंह के साथ में करवाया किन्होंने, तो जैतर सिंह ने। ठीक है, अब देखो एक बार, जैतर सिंह मध्यकालीन मेवाड़ का सबसे शक्तिशाली शासक। ठीक है, अब बात करते पहले परमार शासक,
देवपाल परमार को पराजित किया, पराजित। गुजरात के शासक थे दो, गुजरात के शासक धवल व लवण प्रसाद को, किसको, लवण प्रसाद को क्या किया, को पराजित। ठीक है, अब बात करते हैं भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध, भूताला का युद्ध। किसका ग्रंथ है, जय सिंह सूरी का, सूरी का ग्रंथ, ग्रंथ। ठीक है, इस ग्रंथ का नाम क्या था, हमीर मद मर्दन, मर्दन। कुछ इतिहासकार इसकी 1227 बताते हैं, कुछ इतिहासकार 1234 बताते हैं। ठीक है, अपन बात करते हैं, बात करते हैं किस किस के मध्य हुआ, इल्तुतमिश, एक और जेतर सिंह, जेतर सिंह और किसके मध्य हुआ, इल्तुतमिश के मध्य। जीत किसकी हुई, जेतर सिंह की क्या हुई, जीत हुई। हार किसकी हुई, इल्तुतमिश की जाए हो रही। और जानकारी कौन सा ग्रंथ देता है, तो जानकारी देता है कौन, हमीर मद मर्दन। हमीर का मतलब होता है अमीर, अमीर मतलब जो मुस्लिम थे उनको अमीर कहा जाता था, अमीर का मद तो मर्दन करने वाले, अमीर का मद मर्दन करने वाले, घमंड का क्या करने वाले, नाश करने वाले क्या थे, कौन थे, तो जेतर सिंह। किसका, अमीर, ये इल्तुतमिश कौन था, ये अमीर था, मतलब अमीर कौन था, तो अमीर या बोल दे, अमीर कौन था, ये अमीर था, ये कौन, और इसका मद मर्दन करने वाला कौन था, तो जेतर सिंह था। ठीक है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, इस जीत तो गया, कौन जीत गया, जेतर सिंह जीत गया। और राजधानी तब तक कहां पे थी, राजधानी आहड़ थी। तो फिर क्या होता, नागदा को और आहड़ को लूट लिया बाद में, हार तो हो गई, लेकिन आहड़ व नागदा को इसकी सेना द्वारा लूटा गया, इसकी सेना द्वारा लूटा गया। ठीक है, अब देखो, आहड़ और नागदा को लूट लिया गया क्योंकि वो जमीन पे समतल पे बनी हुई थी। फिर जेतर सिंह के समझ आ गई, फिर क्या, जेतर सिंह के समझ आ गई कि अगर राजधानी अगर बनाना है तो अपने किसकी बनाना है, तो ऊंचाई पे बनाना, ताकि कोई आक्रांत आकर के पहुंचे तो भी ऊंचाई पे पहुंचे। ठीक है, ऊंचाई पर पहुंचे, ऊंचाई पे पहुंचने में क्या लगे, टाइम लगे, और अपने को मौका मिल जाए शत्रुओं से लड़ने के लिए। तो जेतर सिंह अब इससे क्या हुआ, जीत गया और अपनी राजधानी, राजधानी चित्तौड़ को बनाई, राजधानी कहाँ को बनाई, चित्तौड़ को बनाई, चित्तौड़ को बनाई। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो परमार शासक देवपाल परमार को पराजित किया, गुजरात के शासक धवल और लवण प्रसाद को पराजित किया, भूताला के युद्ध में किसको पराजित किया, इल्तुतमिश को पराजित किया। और राजधानी कहाँ बनाई, तो राजधानी कहाँ बनाई, चित्तौड़ बनाई। तो क्वेश्चन आता है, चित्तौड़ राजधानी बनाने वाले, चित्तौड़ को जीत भी लिया था किसने, बप्पा राव ने, लेकिन राजधानी किसने बनाई, तो जेतर सिंह ने बनाई, ध्यान रखना। इसे 5 अंकों का शासक, 5 अंकों वाला शासक कहा जाता है, 5 अंकों वाला क्या कहा जाता है, शासक कहा जाता है जेतर सिंह को। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, नाडोल के, नाडोल के उदय सिंह को पराजित कर उसकी पुत्री का नाम था रुग्गा देवी का विवाह अपने पुत्र तेज सिंह के साथ किया। किसके साथ किया, तेज सिंह के साथ किया। और इन्होंने क्या किया, बाद में इल्तुतमिश के बाद में शासक बने नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद थे, कहाँ के शासक थे, दिल्ली के शासक को पराजित किया। किसको पराजित किया, दिल्ली के शासक को पराजित किया। कौन था, नासिरुद्दीन महमूद। किसने पराजित किया, जेतर सिंह ने। कारण
जेतर सिंह ने, किसने? जेतर सिंह ने, जेतर सिंह ने किसके? नासिरुद्दीन महमूद के भाई जलालुद्दीन नासिरुद्दीन महमूद के भाई था जलालुद्दीन, जो कन्नौज का शासक था, कन्नौज का शासक था। जेतर सिंह द्वारा शरण देना, जेतर सिंह द्वारा शरण देना, क्या देना? जेतर सिंह द्वारा शरण दे दी। ध्यान रखना कि जेतर सिंह जो नासिरुद्दीन महमूद का भाई था, जलालुद्दीन जो नासिरुद्दीन महमूद से बगावत कर लिया था और उसको शरण, जो कहाँ का शासक था? कन्नौज का शासक था। और नासिरुद्दीन महमूद अपने भाई जलालुद्दीन को मारना चाहता था, लेकिन जलालुद्दीन किसकी शरण में आ जाता है? तो जेतर सिंह की शरण में आ जाता है और वो आक्रमण कर देता है। कौन? नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली के शासक को आक्रमण कर देता है, किस पर? चित्तौड़ पर। और नासिरुद्दीन महमूद क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। किससे पराजित हो जाता है? जेतर सिंह से। ठीक है, ध्यान रखना। कारण बता दिया था, जेतर सिंह द्वारा किसको? जलालुद्दीन जो कन्नौज का शासक था उसको शरण देना। और बात करते हैं, नोट लगा के लिखना, नोट लगा के लिखना है कि भूताला के युद्ध में, कौन से युद्ध में? भूताला के युद्ध में जेतर सिंह के सेनापति एक तो बालक, दूसरे थे मदन थे। ठीक है, ध्यान रखना। जेतर सिंह के सेनापति का नाम क्या था? एक तो बालक था, एक मदन थे। ठीक है, आगे चलते हैं। जेतर सिंह के बाद में तेज सिंह। बात करते हैं जेतर सिंह के बाद में तेज सिंह, जिन्होंने महाराजा धीराज परम भट्टारक परमेश्वर की उपाधि दान की। ठीक है, इसकी जो पत्नी थी जेतल देवी ने श्याम पार्श्वनाथ, चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? तेज सिंह की पत्नी ने। और तेज सिंह के समय में नासिरुद्दीन महमूद बलबन ने क्या किया? नासिरुद्दीन महमूद के मंत्री बलबन ने क्या किया? आक्रमण किया। उस आक्रमण को असफल कर दिया था। किसने? तो तेज सिंह ने आक्रमण असफल क्यों कर? कारण क्या था बलबन का आक्रमण करने का? क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद का जो मंत्री था उसका नाम था कुतलुका को शरण दे दी थी। किसने? तेज सिंह ने। ठीक है, अपन बात को, तेज सिंह ने शरण दे दी थी, इसलिए बलबन ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और आक्रमण को क्या कर दिया? असफल कर दिया गया। किसके द्वारा? तो तेज सिंह के द्वारा। ठीक है, अब उसके बाद में शासक बनता समर सिंह, जिसका जो पुत्र था उसने नेपाल में क्या करता? गोहिल वंश की स्थापना करता। उसका जो, और समर सिंह का जो दूसरा पुत्र था उसका नाम था राव रतन सिंह, जो चित्तौड़ पर शासक बनता। उसकी पत्नी थी पद्मिनी। इसके बारे में, तीनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे कल एक बार विस्तार से। आज के लिए इतना ही। ठीक।